नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है। लोग सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। आपका पहला सवाल है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। तो लोहा को दोस्तों जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण को ही जस्तीकरण भी कहा जाता है, जस्तीकरण। और यह जो क्रिया करते हैं, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण की जो क्रिया करते हैं, वह क्रिया लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए किया जाता है। तो लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है और यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, सिल्वर क्लोराइड जब प्रकाश के संपर्क में आता है या प्रकाश सिल्वर क्लोराइड पर पड़ता है तो उससे एजी धातु, सिल्वर धातु की प्राप्ति होती है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को दिखाता है तथा जब इस पर प्रकाश आपतित होता है, इस पर प्रकाश पड़ता है, तो यह सिल्वर धातु प्रदान करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनता है? तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जस्ता आपका हो गया Zn और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका हो गया HCl। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं ZnCl2 और साथ में H2 गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया को दिखाता है, जिसमें जस्ता आपका धातु है, साथ ही साथ HCl आपका अम्ल है। और धातु और अम्ल की अभिक्रिया जब होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो दहन की क्रिया के अंतर्गत ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ऊष्मा और प्रकाश दोस्तों उत्पन्न होते हैं दहन की क्रिया के अंतर्गत। तो अब 4 ऑप्शन आपके हैं। पहला जल का उबलना, तो जल का उबलना एक भौतिक प्रक्रिया हो सकता है। मोम का पिघलना भी भौतिक प्रक्रिया हो सकता है या भौतिक परिवर्तन हो सकता है। पेट्रोल का जलना दहन की क्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि पेट्रोल के जलने के दौरान ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। तो आपका सही आंसर सी है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों के विघटित होने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः यह अभिक्रिया जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो सही आंसर आपका बी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2। अगर इसके अभिक्रिया की ओर हम लोग ध्यान दें, इसके समीकरण की ओर ध्यान दें, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2। और जब इसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद PbO बनता है, साथ में NO2 बनता है और O2 बनता है। अगर बैलेंस करते हैं 2Pb 2PbO और 4NO2। तो अगर आप क्वेश्चन से मिला लें, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो आपके प्राप्त उत्पाद में PbO, NO2 और O2 है। आपके ऑप्शन में NO2 और O2 मौजूद है। आपका ऑप्शन डी सही होगा, सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सही है? Na2CO3 5H2O। तो आपने पढ़ा होगा वाशिंग सोडा जिसे कहते हैं धोवन सोडा। और धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। आपका ऑप्शन बी
सही आंसर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? तो आपके यहाँ दिए हैं कई अभिक्रिया हैं, ए, बी, सी और डी। अपघटन अभिक्रिया कौन है? तो अगर पहले अभिक्रिया की बात करते हैं तो यह आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेकेंड अभिक्रिया जो है, इसके बारे में क्लास 10th में शायद आपने नहीं सुना होगा। यह अभिक्रिया समावयवीकरण अभिक्रिया कहलाता है। समावयवीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इसे अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी की ओर ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन नंबर सी में 2KClO3 जो है वह टूट जाता है 2KCl + 3O2 में। तो ऑप्शन नंबर सी की जो अभिक्रिया है वह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। और यदि ऑप्शन डी को देखते हैं तो H2 और I2 मिलकर 2HI बनाते हैं। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपका जो आंसर है, सही आंसर आपके अपघटन अभिक्रिया ऑप्शन सी होंगे। सवाल नंबर 9, Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों यह एक विस्थापन अभिक्रिया होगी। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील होने के कारण लोहा को उसके ऑक्साइड से विस्थापित कर देता है, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। नेक्स्ट सवाल, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण एक धातु और इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराई जा रही है। तो जो अम्ल से कराई जाएगी धातु की अभिक्रिया, तो वहाँ लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो सही आंसर इसका है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो श्वसन जो है वह उपचयन अभिक्रिया है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने पर जब ग्लूकोज की अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन से, तो वह विघटित होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यदि ऑप्शन यहाँ ऊष्माक्षेपी होता तो वह भी आंसर हो सकता था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यह उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। अगले सवाल है CuO + H2। Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो जरा अभिक्रिया की ओर ध्यान दिया जाए। CuO + H2 यह बनाता है Cu + H2O। तो Cu से अगर H2 की ओर चलते हैं तो यहाँ पर CuO से Cu तक पहुँचने में ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, और चूँकि ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है इसीलिए इसे अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। जबकि H2 से यदि H2O की ओर चलते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। चूँकि इस अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से प्रायः आयन बनते हैं। आयन दो तरह के, धन आयन और ऋण आयन। और इन आयनों से जो बने यौगिक हैं वह विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे। विद्युत संयोजी यौगिक को ही ध्रुवीय यौगिक या फिर आयनिक यौगिक भी कहते हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu + O2
2CuO। यदि अभिक्रिया की ओर ध्यान दिया जाए तो 2Cu से 2CuO तक पहुंचने में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बहुत बढ़िया सवाल। निम्नलिखित समीकरण H2 + Cl2 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ आप देख रहे हैं दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो यह एक संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? H2 + O2 मिलकर बनाया H2O, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। Mg + O2 MgO, यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। H2 + Cl2 2HCl, यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अब आपका बच गया AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3, यह आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि अगर आप इस पर गौर करें तो Ag + NO3 माइनस साथ में Na+ और Cl माइनस, यहाँ आप इसके प्रोडक्ट इसके उत्पाद के रूप में देख सकते हैं कि Ag और Cl साथ ही साथ Na+ और NO3 माइनस ये परस्पर आयनों का विनिमय किए हैं। अब विनिमय करने के कारण से AgCl तथा NaNO3 का निर्माण किए, अतः यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, तो ये पहला अभिक्रिया आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि एक बड़ा अणु टूटने से दो छोटे अणु का निर्माण हुए। CaO + 2HCl CaCl2 + H2O, यह आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है, या फिर धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, यदि इस पर गौर किया जाए तो Fe जो है वह Cu से अधिक क्रियाशील होने के कारण यह फिर Cu को विस्थापित कर देता है और FeSO4 तथा Cu का निर्माण करता है। तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अभिक्षेपण अभिक्रिया के दौरान जो लवण प्राप्त होते हैं वो अविलेय होते हैं, और उस अविलेय लवण को ही अवक्षेप कहा जाता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ध्यान से सवाल को पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अपघटन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एक बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है। तो आपका पहला CaCO3 + CaO + CO2, यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। KClO3 टूटने के बाद 2KCl + 3O2, यह भी अपघटन का उदाहरण है। H2 + Cl2 मिलकर 2HCl बनाता है। यहाँ छोटे अणु के जुड़ने से एक बड़े अणु का निर्माण हुआ, छोटे अणु के टूटने से बड़े अणु का निर्माण हुआ, इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। मानव शरीर में भोजन का पचना, तो जब मानव शरीर में भोजन के पचने के दौरान ग्लूकोज में विघटित होता है, यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं है? चूँकि यह ग्लूकोज में विघटित हो रहा है, इसलिए यह भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो अगर पूरी ऑप्शन की बात की जाए तो यह भी अपघटन, यह भी अपघटन, यह भी अपघटन, लेकिन ऑप्शन सी आपका जो है वह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपके सवाल के अनुसार से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर।